मैं बचपन से ही विलेंस की घाटी में बड़ा हुआ था। मेरे बड़े चाचा कभी टिलांचियाओ जेल के सबसे बड़े दबंग थे। दूसरे चाचा ने तो अकेले एक चाकू के दम पर 1000 लोगों का सामना किया था। और मेरे बूढ़े बाप तो पूरे झिंगझोउ के अंडरग्राउंड किंग थे। बचपन से उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि दुनिया में मुट्ठी की ताकत बातों से ज्यादा चलती है। जब मैं 18 साल का हुआ तब तक पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं बचा था जो मुझसे लड़ाई में जीत सके। मेरे वयस्क होने की रस्म वाले दिन मैं अपने दूसरे चाचा के बेटे को लड़ाई के लिए ललकारने ही वाला था कि तभी मेरे बूढ़े बाप ने चिल्लाकर मुझे घर बुला लिया। उसने कहा कि मेरे असली चाचा और चाची आए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे बहुत दुखी हों। मेरा हाथ पकड़कर बार बार कहने लगे कि मुझे अपने साथ अमीर परिवार में ले जाएंगे ताकि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन उस अमीर परिवार में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि वे मुझे सिर्फ अपना बलि का बकरा बनाना चाहते थे। अफसोस की बात यह थी कि मैं कोई मासूम मेमना नहीं था, बल्कि एक भूखा भेड़िया था। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, लिविंग रूम से एक किशोर लड़के की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत रुक गया और अपने तथाकथित असली चाचा की तरफ देखा। फिर मैंने पूछा कि कहीं घर में कोई नकली यंग मास्टर भी तो नहीं है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक आ गई। उसने समझाया कि जब मैं बचपन में खो गया था तब मेरे माता पिता इस सदमे को सह नहीं पाए और उन्होंने आई को गोद ले लिया था। कुछ साल बाद उनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई, इसलिए उन्हें मेरे परिवार का कारोबार संभालना पड़ा और साथ ही आई की देखभाल भी करनी पड़ी। उसने कहा कि आई कोई नकली यंग मास्टर नहीं है, वह भी मेरे माता पिता का बेटा ही माना जाता है। कई साल तक वह मेरी जगह उनके साथ रहा, इसलिए मुझे उसका एहसान मानना चाहिए। तभी किन फेंकई, जो उस बेचारे दिखने वाले नकली यंग मास्टर का हाथ पकड़े खड़ी थी, मेरे पास आई। उसने बताया कि यह मेरा छोटा भाई आई है। असल में यह नाम पहले मेरा होने वाला था, लेकिन इतने सालों से मेरा भाई इसी नाम से जाना जाता है, इसलिए अब नाम बदलना ठीक नहीं होगा। उसने साफ कहा कि अब से मेरा नाम शूयी होगा। मैंने तुरंत पूछा कि अपना नाम मुझे क्यों बदलना चाहिए? मेरा पहले से एक नाम है, तुम लोग मुझे डैडी लिन कह सकते हो। मेरी बात सुनते ही बड़े मूर्ख शू की मुस्कान जम गई। उसने कहा कि यह कैसा अजीब नाम है और यह भी बता दिया कि मेरी आधिकारिक पहचान पहले ही दर्ज हो चुकी है, इसलिए मेरा नाम अब शू यी ही रहेगा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी शू यी खुद मेरे पास आ गया। वह बहुत बेचारगी से बोला कि क्या मैं अभी भी इस बात से नाराज हूं कि उसने मेरा नाम ले लिया। उसने माफी मांगी और कहा कि अगर मुझे सच में यह नाम पसंद नहीं है तो वह नाम मुझे वापस दे सकता है। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा कि अगर नाम वापस दोगे तो क्या यह परिवार भी मुझे वापस दोगे? मुझे यहां वापस लाने के बाद क्या तुम लोग इसे घर से भेजने वाले नहीं हो? मेरी बात सुनते ही किन फेंकी की आंखों में नफरत सी दिखने लगी। उसने कहा कि मैं अभी अभी घर लौटा हूं और आते ही आई को घर से निकालने की बात कर रहा हूं। उसने याद दिलाया कि अगर आई ना होता तो मेरे माता पिता उन मुश्किल सालों से कभी नहीं निकल पाते। उसके मुताबिक मुझे एहसान मानना चाहिए था, लेकिन मैं उल्टा हमला कर रहा था। उसकी नजर में मैं बहुत निराशाजनक इंसान था। बड़े मूर्ख शू ने तुरंत उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया। मैंने उनकी हरकत को नजरअंदाज किया और लिविंग रूम में जाकर घर का मुआयना करने लगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, जब तक वह मुझे परेशान नहीं करेगा मैं उसे भी 2 वक्त का खाना खाने दूंगा। इसके बाद मैंने उन लोगों पर और ध्यान नहीं दिया और सीधा ऊपर जाकर आराम करने चला गया। जब मेरी आंख खुली तो रात काफी हो चुकी थी। मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैं नीचे पानी लेने जा ही रहा था कि दूसरी मंजिल के स्टडी रूम से बड़े मूर्ख शू और उसकी पत्नी की बातचीत सुनाई दी। वह पूछ रहा था कि सब ठीक से हो गया ना, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? किन फेंके की आवाज में तिरस्कार भरा हुआ था। उसने कहा कि गलती कैसी, चाहे वह कितना भी तेज बोलता हो, आखिर है तो सिर्फ 18 साल का लड़का, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसने भरोसा दिलाया कि मेडिकल रिकॉर्ड पहले ही उसके नाम पर तैयार कर दिए गए हैं। जिस लड़के ने एक लड़की को छोड़ दिया और उसे गर्भपात करवाना पड़ा, वह डैडी लिन बताया जाएगा। इससे उनके शू यी की प्रतिष्ठा पर कभी असर नहीं पड़ेगा। यह सुनकर उसके पति ने राहत की सांस ली। उसने कहा कि अच्छा है,
वैसे भी उसे घर लाने की एकमात्र वजह यही है कि वह शूयी की जगह दोष अपने ऊपर ले लें, और अगर कभी वह मामला सच में खुल भी गया तो उस गांव के लड़के को जेल भेज देंगे। उसने साफ कहा कि आई को उन्होंने बहुत प्यार से पाला है और वह उसे जरा सी भी चोट नहीं लगने देगा। यह सब सुनकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं मुड़ा और सीधे नीचे डाइनिंग रूम की तरफ चल दिया। आखिर उनकी नजर में मैं सिर्फ 18 साल का बच्चा ही तो था। शायद वे मुझे बहुत कम आंक रहे थे और अब यह मामला मुझे काफी दिलचस्प लगने लगा था। अगली सुबह जब मैं जल्दी नीचे आया तो सोफे पर दो लोग बैठे हुए थे। एक था शूयी और दूसरी एक प्यारी और खूबसूरत लड़की। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने उनकी बातचीत भी सुन ली। वे इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा की बात कर रहे थे। लड़की पूछ रही थी कि आई किस यूनिवर्सिटी में आवेदन करने वाला है। फिर उसने कहा कि क्या उसे यकीन है कि उसके अंक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पिता उन दोनों को विदेश पढ़ने भेज सकते हैं। वह हंसते हुए पूछने लगी कि उसे किस देश में जाना पसंद होगा। शूयी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि वे दोनों साथ में विदेश जाएंगे। फिर वह गर्व से बोला कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है तो क्या होगा। उसके मुताबिक 500 अंक तो उसे पक्के मिलने वाले हैं। यह सुनते समय मैं दूध पी रहा था और अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हालांकि मैं कल ही इस घर में लौटा था, लेकिन घर की नौकरानी ने मुझे पिछले 18 सालों की काफी बातें बता दी थीं। उसने बताया था कि वह मूर्ख शू और किन फेंकई इस नकली यंग मास्टर को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। पियानो हो, घुड़सवारी हो, गोल्फ हो या पढ़ाई के लिए निजी शिक्षक, उन्होंने हमेशा सबसे महंगे और सबसे अच्छे लोगों को रखा था। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई सिर्फ 500 अंक लाकर खुश हो रहा था तो मुझे वह सच में मजाक जैसा लग रहा था। मेरी हंसी सुनते ही सोफे पर बैठी लड़की नाराज होकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि मैं आई का बड़ा भाई हूं, लेकिन क्या मुझे जरा भी सम्मान करना नहीं आता। उसके मुताबिक वह और आई अपनी निजी बात कर रहे थे, फिर मुझे उन पर हंसने की क्या जरूरत थी। मैंने दूध का गिलास नीचे रखा और गुस्से से भरी उस लड़की की तरफ देखा। फिर मुस्कुराकर कहा कि लगता है तुम तो सम्मान की बहुत बड़ी जानकार हो। मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा कि क्या उसके माता पिता ने उसे कभी नहीं सिखाया कि किसी से उसका परिचय पूछने से पहले अपना परिचय दिया जाता है। इतने में शूयी खड़ा हुआ और उसने धीरे से लड़की की बांह पकड़ ली। वह उसे शांत करते हुए बोला कि मैं शायद उस मतलब से नहीं बोल रहा था और उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उसने मेरा परिचय करवाते हुए बताया कि यह लियू रुयान है। उसके पिता और उनके परिवार के बीच बहुत करीबी संबंध हैं। वह और लियू रुयान बचपन से साथ बड़े हुए हैं। यह सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। तो ये दोनों वही घटिया जोड़ी थे जिनके बारे में कहानियों में अक्सर पढ़ने को मिलता है। फिर शूयी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि इस साल मैंने भी गांव परीक्षा दी है, तो क्या मैंने अपने अंकों का अनुमान लगाया है। उसके मुताबिक गांव की पढ़ाई का स्तर वैसे भी बहुत खराब होता है, इसलिए अगर मेरे अंक कम आए हों तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अगले साल फिर से परीक्षा दे सकता हूं। मैंने बिना किसी झिझक के कहा कि मेरे लिए 700 अंक लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, शायद मैं टॉप स्कोरर भी बन जाऊं। मेरी बात खत्म होते ही शूयी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने कहा कि मैं बड़ा मजाकिया हूं। वहीं लियू रुयान तो जोर से हंस पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं 700 अंकों की बात कर रहा हूं। उसी समय किन फेंकई भी नीचे आ गई। उसने आते ही कहना शुरू कर दिया कि गांव में बिताए सालों ने मुझे पूरी तरह बिगाड़ दिया है। उसके मुताबिक मैं मुंह खोलते ही झूठ बोलता हूं और पूरे परिवार को शर्मिंदा कर रहा हूं। उसने यहां तक कह दिया कि मुझे अपने छोटे भाई से सीखना चाहिए कि अच्छे परिवार का असली युवा मालिक कैसा होता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में छिपी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मुझे घर लौटे अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे और अब वे लोग दिखावा करने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड तैयार हो चुके हैं और अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। मैंने उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और सीधा ऊपर जाने लगा। जाते जाते मैंने बस इतना कहा कि किसी सम्मानित युवा मालिक बनने के लिए पहले सच में उस परिवार का मालिक होना पड़ता है।
मैंने कभी नहीं सुना कि किसी छोड़े हुए बच्चे को भी ऐसा दर्जा मिलता हो। और जहां तक मेरे अंकों की बात है, रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, तब सब साफ हो जाएगा। अगले पूरे हफ्ते लियू रुयान लगभग रोज शू परिवार के घर आती रही। वह और शू यी मिलकर मुझे ताने मारते, परेशान करते और मजाक उड़ाते रहे। हमेशा की तरह किन फेंकी भी उन्हीं का साथ देती थी, लेकिन मैं लीन था। मैं किसी की बदतमीजी चुपचाप सहने वालों में से नहीं था। मुझे सिर्फ लड़ना ही नहीं आता था, बातों से जवाब देना भी अच्छी तरह आता था। हर बहस में आखिरकार वही लोग हारते और बेइज्जत होते। हालांकि उनकी वजह से मेरी बोरिंग जिंदगी में थोड़ा मनोरंजन जरूर हो जाता था, इसलिए मुझे कोई खास परेशानी नहीं थी। फिर आखिरकार रिजल्ट आने का दिन आ गया। उस दिन लियू रुयान, शू यी और किन फेंकई के अलावा वह मूर्ख शू भी कंपनी नहीं गया। सब लोग घर पर बैठकर नतीजों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रिजल्ट देखने का समय हुआ, वह मूर्ख शू यी के अंक देखने वाला था। तभी शू यी ने अचानक कहा कि पहले मेरे अंक देख लेने चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर सच में मुझे 700 अंक मिले हैं तो पूरे परिवार का नाम रोशन होगा। उसकी बात सुनने में अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने उसकी आंखों में चमकती बुरी नीयत को साफ देख लिया था। मैंने उससे कोई बहस नहीं की, सीधे अपना फोन निकाला और पहचान पत्र का नंबर डालकर रिजल्ट खोल लिया। अगले ही पल मैंने फोन सबके सामने कर दिया। स्क्रीन पर साफ लिखा था, चीनी भाषा 128, गणित 150, अंग्रेजी 141, विज्ञान 285 और कुल अंक 714। कुछ पल के लिए पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने फोन वापस लिया और जानबूझकर अफसोस जताते हुए कहा कि लगता है मेरे अनुमान लगाने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ 700 अंक आएंगे, लेकिन परीक्षा में किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी निकली। फिर मैंने चारों तरफ नजर घुमाई और पूछा कि क्या बात है, सब इतने चुप क्यों हैं? अभी तो कह रहे थे कि इससे परिवार का नाम रोशन होगा, फिर अब कोई खुश क्यों नहीं दिख रहा? इस बार शू यी अपने बेचारगी वाले अभिनय को जारी नहीं रख पाया। वह गुस्से में चिल्ला उठा कि यह असंभव है। उसके मुताबिक मैंने जरूर रिजल्ट में कोई धोखा किया है। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि गांव में पला बढ़ा कोई लड़का इतने अंक ला सकता है। शू यी की हालत देखकर किन फेंकई तुरंत उसके पास पहुंची और उसे दिलासा देने लगी। वह बार बार कह रही थी कि सब ठीक है और घबराने की जरूरत नहीं। उसने दावा किया कि उसने पहले ही पता कर लिया है कि जिस गांव से मैं आया हूं वहां सिर्फ प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय तक नहीं। उसके अनुसार मैंने कभी पढ़ाई ही नहीं की, इसलिए इतने अंक आना नामुमकिन था। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक झूठा इंसान था। किन फेंकई की बात सुनकर मूर्ख शू भी संभल गया। उसने कहा कि अगर मेरे अंक खराब भी हों तो कोई बात नहीं, लेकिन इस परिवार में झूठ बोलने वालों के लिए जगह नहीं है। उसने यह भी कहा कि मैं उनका अपना भतीजा हूं, इसलिए वे मुझे कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। फिर उसने पूछा कि आखिर मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला और अपने छोटे भाई को इतना दुखी क्यों कर दिया। वह चाहता था कि मैं तुरंत शू यी से माफी मांगूं, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसका फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई। दूसरी तरफ सित सिंघुआ यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस का फोन था। वह कॉल अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि किन फेंकई का फोन भी बज उठा। इस बार भी कॉल सिंघुआ के एडमिशन ऑफिस से ही थी और वे डैडी लिन को ढूंढ रहे थे। फोन कटने के बाद लिविंग रूम में मौजूद चारों लोग एक दूसरे को देखते रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। आखिरकार मैंने ही चुप्पी तोड़ी। मैंने पूछा कि सब अचानक इतने शांत क्यों हो गए? अभी तो कह रहे थे कि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, तो क्या आप सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस भी मेरे किराए के कलाकार हैं? फिर मैंने याद दिलाया कि अभी थोड़ी देर पहले वे खुद कह रहे थे कि मैं उनका असली खून हूं। अगर ऐसा है तो मेरी सफलता पर खुश क्यों नहीं हो रहे? मैंने माना कि मैंने शहर के स्कूलों में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन गांव में मेरा चाचा टिलांचियाओ जेल का बड़ा नाम था। वहां बंद लगभग हर कैदी किसी नामी यूनिवर्सिटी का टॉपर या पढ़ा लिखा इंसान था। अगर मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करता तो मेरा चाचा डंडा लेकर पूरे गांव में मेरे पीछे दौड़ पड़ता।
यह सोचकर मैंने अनायास अपना माथा सहला लिया। अगर चाचा को पता चल गया कि मेरे सिर्फ 714 अंक आए हैं तो शायद वह डंडा सीधे मेरे सिर पर ही पड़ेगा। इस बार सबसे पहले मूर्ख शू को होश आया। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान फैल गई। उसने कहा कि वह तो बहुत खुश है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना होनहार निकलूंगा। मैंने शूई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि छोटे भाई, मेरे अंक तो आ गए, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बात सुनकर शूई ने मुझे घूरा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अगले ही पल वह मुड़ा और घर से बाहर भाग गया। लियू रुयान ने मेरी तरफ उंगली उठाई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन काफी देर तक हकलाने के बाद भी उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। आखिर में वह भी शूई के पीछे बाहर चली गई। मैंने फिर अपनी नजर शू दाशाशा और किन फेंकई पर डाली। किन फेंकई बिना कुछ बोले मुझे घूरती रही। वहीं शू दाशाशा ने बनावटी मुस्कान के साथ उसकी पीठ थपथपाई और उसे ऊपर ले गया। जाते हुए उसने कहा कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, इसलिए उन्हें स्टडी में जाकर सबको फोन करके बताना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ फैलाया और उन्हें जाने का इशारा कर दिया, लेकिन जैसे ही वे ऊपर गए, किन फेंकई की दबे गुस्से वाली आवाज सुनाई देने लगी। करीब 10 मिनट बाद मैं जानबूझकर धीरे धीरे कदम रखते हुए स्टडी के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर किन फेंकई गुस्से में कह रही थी कि कुछ भी करके यह मौका आ यी को ही मिलना चाहिए। इतने अच्छे अंक और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का मौका किसी और को नहीं दिया जा सकता। उसके मुताबिक जब से मुझे घर लाया गया है, तब से आई ने बहुत दुख झेला है। यह सब देखकर क्या उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती? शू दाशाशा की आवाज थोड़ी उलझी हुई लग रही थी। वह कह रहा था कि आखिर मैं उनका असली भतीजा हूं। अगर मैं सिर्फ कोई साधारण गांव का लड़का होता तो बात अलग थी, लेकिन मेरी बुद्धि देखकर साफ था कि मैं भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही किन फेंकई चीख पड़ी। कमरे में कुछ टूटने की आवाज भी आई। उसने उसे दिखावटी दयालु बनने से मना किया और याद दिलाया कि पिछले 18 सालों से उनके साथ कौन रहा है। उसके लिए खून के रिश्तों की कोई कीमत नहीं थी। उसने साफ कहा कि अगर आई को कुछ हुआ तो वह जिंदगी भर पछताएगा, और जिस गंदे काम में वे दोनों शामिल थे, उसका सच कब सामने आ जाए कोई नहीं जानता। अगर कभी मामला खुल गया तो क्या वह सच में आई को गिरफ्तार होते देख पाएगा? स्टडी के अंदर लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। काफी देर बाद आखिरकार शू दाशाशा की आवाज सुनाई दी। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह समझ गया है। उनकी बात सुनकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर मैं वापस अपने कमरे में लौट गया, क्योंकि अब आगे एक बहुत दिलचस्प तमाशा होने वाला था। अगली सुबह जब मैं नीचे आया तो घर में कोई नहीं था। सिर्फ लियू रुयान लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वह तुरंत खड़ी हो गई। उसने घमंड भरे अंदाज में कहना शुरू किया कि मुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक पढ़ाई में अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं। गांव के लोगों के लिए शायद अच्छे अंक बहुत बड़ी चीज हों, लेकिन असली दुनिया में उनकी कोई खास कीमत नहीं होती। वह कहने लगी कि मान लो मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, अच्छी नौकरी पालूं और जिंदगी भर मेहनत करता रहूं, तब भी मैं मुश्किल से उन अमीर परिवारों की शुरुआती लाइन तक पहुंच पाऊंगा जहां वे लोग पहले से खड़े हैं। उसने साफ कहा कि शू परिवार सिर्फ आई को अपना बेटा मानता है और लियू परिवार भी शादी के लिए सिर्फ आई को ही स्वीकार करेगा। उसके मुताबिक मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने ऊब कर कान खुजलाया और उसे रोक दिया। फिर कहा कि सबसे पहले एक बात ठीक कर ले, मेरा नाम शू ही नहीं है, मैं डैडी लिन हूं। मेरी बात सुनकर वह कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह चुप हो गई। शायद उसे समझ ही नहीं आया कि इसका जवाब क्या दिया जाए। मैंने उसकी परेशानी देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि कहीं वह आज इतनी लंबी लंबी बातें इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि उसे लगता है कि मैं शू यी की मंगेतर छीनना चाहता हूं। फिर मैंने हंसते हुए कहा कि उसे निराश करने के लिए माफ करना, लेकिन हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की भी उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। मेरी नजर में तो उसकी कीमत उस लड़की के एक बाल के बराबर भी नहीं है। अगर उसके पास इतना समय है तो यहां आकर मुझे भाषण देने के बजाय अपने बचपन के प्रेमी शूई को जाकर सांत्वना दे। लेकिन लियू रुयान ने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने आत्मविश्वास से कहा कि मैं सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके मुताबिक
अगर वह मुझ में दिलचस्पी दिखा देती और मेरी शादी लियू परिवार में हो जाती तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता। फिर उसने तिरस्कार से कहा कि उनके पूरे समाज में लोग यही कहते हैं कि भले ही मैं शू परिवार का असली खून हूं, लेकिन गांव में बड़ा होने की वजह से मैं सिर्फ एक देहाती लड़का ही हूं। लियू परिवार की प्रतिष्ठा के लिए भी वह कभी मुझसे शादी नहीं करेगी। वह अभी और कुछ कहने वाली थी कि मैंने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने कहा कि बस, अब एक शब्द भी मत बोलो। मुझे डर है कि कहीं मैं यहीं उल्टी न कर दूं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि सिर्फ शू परिवार ही नहीं, उसका कीमती लियू परिवार भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद मैंने उसकी प्रतिक्रिया देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने फोन निकाला और अपने पिता को कॉल कर दिया। मैंने शिकायत भरे अंदाज में कहा कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, क्या उसे पूर्वी अफ्रीका भेजा जा सकता है? मेरे पिता ने बिना एक पल गंवाए हंसते हुए कहा कि वह तुरंत मेरे दूसरे चाचा को इस काम के लिए कह देंगे। लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज नरम हो गई। उन्होंने कहा कि अगर मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा तो मैं वापस गांव आ सकता हूं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी जिंदगी मुझे खाने पहनने की कोई कमी नहीं होगी और मैं अपनी मर्जी से जी सकूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुझे बड़े शहर पसंद है तो वह भी कोई समस्या नहीं है। घर, गाड़ियां और यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी मेरे लिए पहले से तैयार हैं। उन्होंने ये सब बहुत पहले ही मेरे लिए संभाल कर रख दिया था। फोन पर हुई यह पूरी बातचीत सुनकर लियू रुयान जोर से हंसने लगी। उसे सब कुछ मजाक लग रहा था। उसके मुताबिक मेरे पिता सिर्फ एक साधारण गांव वाले थे और वह मेरे लिए क्या कर सकते थे सिवाय खेती करके कुछ अतिरिक्त मक्के उगाने के। उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं समझदार हूं तो तुरंत आंटी से माफी मांग लूं, नहीं तो वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन इस बार मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ उसे ठंडी नजरों से देखता रहा। आखिर जब असली भेड़ियों का राजा किसी छोटे से भौंकते पिल्ले के सामने खड़ा होता है तो वह उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देता। हालांकि सच कहूं तो मैं अभी सिर्फ एक छोटा भेड़िया राजा था। असली भेड़िया राजा तो मेरे पिता थे। बचपन से ही मुझे पता था कि मेरे पिता कोई साधारण इंसान नहीं है। वह गांव में सिर्फ इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें शांत जिंदगी पसंद थी और वह दुनिया की लड़ाइयों से दूर रहना चाहते थे। सिर्फ पिता ही नहीं, पूरे गांव के लोग कभी न कभी उनके साथी या अधीनस्थ रह चुके थे। जब मैं छोटा था, पिता अक्सर मुझे गांव के अलग अलग चाचाओं के पास छोड़ देते थे। उस समय मेरी उम्र भले कम थी, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि उस गांव में कोई भी साधारण इंसान नहीं था। मैं बचपन से ही गांव के उन चाचाओं के साथ बड़ा हुआ था और उन्होंने मुझे कभी भी ट्रेनिंग में रियायत नहीं दी। यही वजह थी कि 10 साल की उम्र से ही मैं पूरे गांव में किसी से भी लड़कर जीत सकता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे एहसास होने लगा कि मेरे पिता मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर इंसान हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कभी पूरे झिंगजो के अंडरग्राउंड जगत पर उन्हीं का राज था। बाद में जब उन्होंने वैध कारोबार शुरू किया, तब तक उनके पास इतनी दौलत और इतने संबंध बन चुके थे कि झिंगजो के बड़े बड़े परिवार भी उनसे डरते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब पिता मुझे अपने साथ ले गए। वह नहीं चाहते थे कि मैं उस अंधेरी दुनिया के झंझटों में फंसूं। इसलिए अपने सबसे भरोसेमंद लोगों और मुझे लेकर वह एक दूर दराज के शांत गांव में बस गए और बाहरी दुनिया से लगभग कटकर रहने लगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी ताकत खत्म हो गई थी। उन्होंने सिर्फ उस हलचल के केंद्र से दूरी बनाई थी। शू और लियू परिवार जैसे छोटे लोगों से निपटने के लिए तो उन्हें खुद सामने आने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे बहुत से लोग थे जो उनके लिए खुशी खुशी यह काम कर देते। मैं अभी भी लियू रुयान के सामने खड़ा था कि तभी शू दाशाशा किन फेंकई और शू ये घर वापस लौट आए। घर में घुसते ही किन फेंकई मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ी। उसने बड़े प्यार से कहा कि आखिरकार उसे मेरी परेशानी समझ आ गई है। उसके मुताबिक मैं सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि शू यी ने मेरा नाम ले लिया था। इसलिए उसने और मेरे चाचा ने फैसला किया है कि अब मेरा नाम वापस मुझे दे दिया जाएगा। आगे से मैं ही शू यी कहलाऊंगा। उसने कहा कि मुझे इतनी छोटी सी बात पर उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। उसी समय शू दाशाशा भी आगे आया। उसने बड़े अपनापन दिखाते हुए कहा कि वह और मेरी चाची अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही नाम बदल जाएगा,
हम सब फिर से एक असली परिवार बन जाएंगे और जो कुछ मेरा था वह सब दोबारा मेरा हो जाएगा। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वे सिर्फ मेरा और शूयी का नाम बदलना चाहते थे ताकि शूयी मेरी जगह यूनिवर्सिटी जा सके और बाद में उसके सारे गुनाह मेरे सिर मढ़ना और आसान हो जाए। पहले मैं शू परिवार का मामला खुद संभालना चाहता था। मैं अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। जब मेरे पीछे इतना बड़ा सहारा खड़ा था तो उसे इस्तेमाल न करना मूर्खता होती। इसलिए मैंने भी अब अभिनय करना छोड़ दिया। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांधे और सामने खड़े लोगों को ठंडी नजरों से देखने लगा। फिर मैंने साफ शब्दों में कहा कि हम सब बड़े लोग हैं, इसलिए खुशहाल परिवार का यह नाटक बंद कर देना चाहिए। यह सब देखकर मुझे घिन आ रही है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि 18 साल बाद उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए ढूंढा क्योंकि उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो शूयी की जगह दोष अपने सिर ले सके। जिस लड़की को शूयी ने गर्भवती किया और फिर गर्भपात करवाया, उसके मामले से लेकर उसके बाकी गैरकानूनी कामों तक वे सब कुछ मेरे ऊपर डालना चाहते थे। मैंने पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है? मेरी बात सुनते ही शू दाशाशा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आवाज भी हल्की कांपने लगी। उसने घबराकर पूछा कि मुझे ऐसी बातें किसने बताईं? फिर वह दोहराने लगा कि मैं उनका अपना खून हूं। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने कहा कि यह झूठ किसी और को सुनाए। अगर वे सोचते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूं कि उनकी चाल नहीं समझ सकता, तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब उन्हें समझ आ गया कि उनका राज्य खुल चुका है, तो किन फेंकई ने भी अपना नकाब उतार दिया। उसने साफ कहा कि अब जब मुझे सच्चाई पता चल ही गई है तो वे भी कुछ नहीं छिपाएंगे। अगर मुझे अपनी भलाई चाहिए तो मुझे वही करना होगा जो वे कहेंगे। उसके मुताबिक उन्होंने शू यी की सारी गलतियों को दबाने के लिए बहुत मेहनत की है। हो सकता है मुझे कोई बड़ी परेशानी भी न झेलनी पड़े। उन्होंने मुझे सिर्फ एहतियात के तौर पर वापस बुलाया था। फिर उसने कहा कि शू परिवार ने मुझे अपनाया है, इसलिए अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो जिंदगी भर खाने पहनने की कमी नहीं होने देंगे। बात करते करते वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज भी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई। उसने धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो चाहे मैं कॉलेज में दाखिला ले भी लूं, वह यह सुनिश्चित कर देगी कि मैं वहां एक दिन भी टिक न सकूं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि शू परिवार पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है? क्या उसे लगता है कि मेरे पास चलने के लिए पैर और सच बोलने के लिए जुबान नहीं है? फिर मैंने कहा कि इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे अपनी जगह जेल भेज सके। लेकिन एक बात मुझे सच में समझ नहीं आ रही थी। मैंने पूछा कि आखिर शू यी में ऐसा क्या खास है जिसके लिए वे लोग इतनी दूर तक जाने को तैयार हैं। मेरी बात सुनते ही अब तक चुप खड़ा शू यी खुद पर काबू नहीं रख पाया। वह गुस्से से मेरी तरफ झपटा। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह चिल्लाते हुए कह रहा था कि वह मेरा मुंह तोड़ देगा। उसके मुताबिक मैं एक गंदा देहाती था जिसकी तुलना उससे कभी नहीं हो सकती थी। उसने कहा कि उसका दोष अपने सिर लेना मेरे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए और मुझे उसका एहसान मानना चाहिए, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। जैसे ही उसका मुक्का मेरे चेहरे तक पहुंचने वाला था, मैंने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ ली। अगले ही पल मेरा मुक्का सीधा उसके चेहरे पर जा लगा, लेकिन मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। मैंने तुरंत उसके पेट में जोरदार लात मारी और वह जमीन पर गिर पड़ा। आखिर पूरे गांव में कोई भी मुझे लड़ाई में नहीं हरा पाता था। ऐसे में शू यी जैसे आदमी की क्या औकात थी कि वह मुझे हाथ भी लगा सके। उसे जमीन पर गिरता देखकर भी मेरा गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ था।